हेलो स्टूडेंट्स, आज हम समझने वाले हैं पीएम केयर्स फंड को। इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि पीएम केयर फंड है क्या। और अभी हाल ही में आपने एक वर्ड सुना होगा कि पीएम केयर्स फंड वर्सेस आरटीआई। आपने ये वर्ड, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं और न्यूज़पेपर रोज़ रीड करते हैं तो आपने ज़रूर इस वर्ड को सुना होगा, पीएम केयर्स फंड वर्सेस आरटीआई। तो आखिर ये वर्ड क्या है, मैं आपको एक मोटी मोटा मैं समझा दे रहा हूँ यहाँ पे। तो एक्चुअल में हुआ क्या है कि पीएम केयर फंड को जनरेट किया गया था जिससे कि जो कोविड-19 की सिचुएशन आई थी तो उसके समय में आम जनता भी पीएम को पैसा दे सके, और जिससे कि पीएम अपने पीएम केयर फंड के अंतर्गत पीएम उसमें जो भी नेसेसरी जो भी डिसीजंस लेने हैं वो ले सकें, और जिससे कि जो भी देश में फार्मास्यूटिकल्स या दवाओं की या फिर जो भी डिजास्टर हो जाते हैं उनसे रिलेटेड अगर कोई भी दिक्कत अगर आगे भी आती है तो उसके अगेंस्ट पूरी तरह से हमारे देश में फंड्स हों। तो इसी के लिए इस फंड को एक एक्स्ट्रा फंड को पीएम केयर फंड के तहत जनरेट किया गया था। इसको एक ट्रस्ट की तरह इसको दिखाया गया और ये ट्रस्ट की तरह ही चला। तो अब हुआ क्या है कि आरटीआई में क्या होता है कि आरटीआई में राइट टू इन्फॉर्मेशन में आप किसी भी एक्ट के तहत अगर कोई भी एक्ट बनाया तो उसके अंदर क्या चल रहा है, उसमें कितनी डेवलपमेंट्स हुई हैं, वो आप आरटीआई एक्ट 2005 के अंतर्गत आप उसकी आरटीआई दाखिल करके आप उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। लेकिन जब यही आरटीआई पीएम केयर फंड के लिए दाखिल किया गया तो ये पीएम केयर फंड पीएमओ के ऑफिस की तरफ से इसको पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया गया। और रीज़न ये दिया गया कि पीएम केयर फंड जो है वो एक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है। पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट यानी कि पब्लिक की चैरिटी के लिए है। ये कोई ऐसा नहीं है, ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रस्ट, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल फंड नहीं है, और ना ही ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जो कि पार्लियामेंट बनाती है, तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अंतर्गत ये नहीं लिया गया है। तो इसलिए क्या है कि इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन है, इसके फंड के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन कोई भी आरटीआई दाखिल करके नहीं ले सकता है। तो ये सारी चीज़ हुई थी। तो हुआ ये था कि पीएम केयर फंड ने, पीएमओ ऑफिस ने साफ साफ मना कर दिया था पीएम केयर फंड में कितनी पैसे हैं जमा हैं, अभी तक कितने फंड्स आए हैं उसके बारे में, या अभी तक उससे क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं, ये बताने के लिए पूरी तरीके से मना कर दिया था। तो इसी को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट में इसके खिलाफ जो है काफ़ी याचिका दायर की गई थी। फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उसे रिजेक्ट किया, फिर दिल्ली हाई कोर्ट में जारी किया गया, अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया गया, याचिका दायर की गई। तो ये सारी चीज़ें, तो इसलिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पीएम केयर फंड के बारे में आपको जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है क्योंकि एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा ये हॉट टॉपिक है। तो हम लोग इसको समझते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो को हमारे चैनल पर ही मिलती हैं। और बेल आइकन को भी जरूर हिट कीजिएगा जिससे कि इस तरह की वीडियोस आपसे मिस ना हो। और हमारी प्लेलिस्ट में जाके आप यूपीएससी और यूजीसी नेट सोशल वर्क और लाइब्रेरी साइंस और अभी हाल ही में हम एसएससी सीजीएल के क्वांट्स के पेपर भी सॉल्व करा रहे हैं। तो अगर आप इन सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में से जुड़े हुए हैं, आपके आसपास के साथी, आपके फ्रेंड्स या आपके फैमिली में आपके कोई रिलेटिव अगर जुड़े हुए हैं तो आप जरूर उनको हमारे चैनल के बारे में बताइएगा और उनसे भी हमारा चैनल सब्सक्राइब करवाइएगा जिससे कि उनकी भी नॉलेज बढ़ सके और वो कॉम्पिटिशन एग्जाम को क्लियर कर सकें। क्योंकि हमारे इस चैनल पर समय समय पर इस तरह की वीडियोज़ आती रहती हैं जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती हैं और क्वेश्चन कहीं से भी आ सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले उस न्यूज़ से शुरुआत करते हैं। इससे पहले कि हम पीएम केयर फंड के बारे में डिटेल बताएं, पहले हम आपको न्यूज़ के बारे में बताते हैं। देखिए अभी हाल ही में क्या हुआ था कि हमने आपको बताया जैसे कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक पिटीशन दाखिल की गई थी जिसमें पीएम केयर फंड की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी पे सवाल उठाया गया था। इसके संवैधानिक रूप पे पूरी तरह से सवाल उठाया गया था। वही मैंने जो आपको बताया आरटीआई की बात जो चल रही थी उसी को ध्यान में रखते हुए ये पिटिशनर ने क्या किया था, ये याचिका दायर की थी। पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्या किया कि इसको पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि भाई ये पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है तो ट्रस्ट को आप आरटीआई के अंदर नहीं ले सकते हैं। तो इसलिए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इसको पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया। अब क्या हुआ कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के ऑर्डर को भी चैलेंज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको रिफ्यूज कर दिया। तो ये हुआ। तो इसका मतलब क्या है कि सुप्रीम कोर्ट और इलाहाबाद हाईकोर्ट एक ही पायदान पे है प्रेजेंट में। उन्होंने एक ही ऑर्डर को बना के रखा है जो कि पीएम केयर फंड एक चैरिटेबल ट्रस्ट है, इसको बना के रखा है। तो ये न्यूज़ था अभी के। अब इशू क्या है इसमें, आपको मैं इशू के बारे में बता दूं, क्योंकि अब इशू जैसे मैंने आपको जो समझाया था आरटीआई के बारे में ये वही चीज़ है, मैं आपको डिटेल में बताता हूँ इसमें। देखिए अभी क्या हुआ कि हाई कोर्ट ने जो अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो डिसमिस किया पीआईएल को, जो कि चैलेंज करता था कि वैलिडिटी जो होती है पीएम केयर्स फंड की, और इसमें दो फंड को ध्यान रखा गया, एक पीएम केयर फंड, एक दूसरा और प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड। देखिए इसके बारे में भी आप कमेंट करेंगे तो इसके बारे में भी हम वीडियो बना देंगे, पर अभी हम इस पर ध्यान नहीं देंगे। अभी हमारा जो पूरा फोकस होगा वो पीएम केयर्स फंड पे होगा, तो इसलिए हम आपको इसी के बारे में बताएंगे अभी। तो अभी हाईकोर्ट में क्या होगा, जो याचिका दायर की गई थी पीएम केयर फंड और प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड दोनों को रखा गया था, और ये दोनों ही फंड जो है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अंतर्गत आते हैं। तो
तो ये इस चीज़ के अंदर रखा गया था, क्योंकि डिजास्टर से आखिर पीएम केयर फंड क्या है, डिजास्टर को ही या किसी भी तरीके के पैंडेमिक को ही टैकल करने के लिए, उस तरह की सिचुएशन को टैकल करने के लिए पर्याप्त देश के पास फंड हो, पीएम के पास फंड हो, जिससे कि वो ठोस निर्णय ले सकें। तो इसलिए ये बनाया गया था। तो ये डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अंतर्गत इसको रखा गया था। पर हाई कोर्ट ने क्या किया था, उसमें इसके अगेंस्ट जो भी इसकी वैलिडिटी पे जो सवाल उठाया गया था उसको पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया। अब यहाँ जो पेटिशनर थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये कहा कि फंड जो है वो इस्टेब्लिश किया गया है बिना किसी स्टैट्यूटरी बैकिंग के, यानी कि बिना किसी वैधानिक सम्मति के इसको इस्टेब्लिश किया गया है, और इसे साथ ही साथ आरटीआई एक्ट के बियॉन्ड में रखा गया है। देखिए मैंने आपको बताया ना कि आरटीआई एक्ट को लेके सारा जो ये खींचातानी चल रहा है वही सारी चीज़ें हैं, तो इसलिए पेटिशनर ने यहाँ पे सवाल उठाया था। अब देखिए पीएम केयर फंड जो है वो उसको लोगों का ये कहना है कि जो अपोजिशन पार्टी खासतौर पर उनका कहना है कि ये सस्पिशन या संदेहात्मक आता है, क्योंकि इसमें जो पैसे आते हैं वो इनकम टैक्स एग्जेम्प्ट होते हैं, यानी कि अगर आप इसमें पैसे जमा करते हैं तो इनकम टैक्स की कैटेगरी में नहीं आएगा, उस पर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होगा, चाहे आप कितने भी अमाउंट जमा करा दें। और साथ ही साथ फॉरेन से भी आप इस पर काफ़ी वॉलंटियर है जो पैसा भेजते रहते हैं और फंड रेज करते रहते हैं। तो ये फंड रेजिंग की तरह इसको पीएम केयर फंड को रखा गया था। तो इसीलिए आखिर इसमें कितने पैसे आए और उस पैसे को लेकर किस किस तरह से डेवलपमेंट हुए, यही क्वेश्चन है अपोजिशन पार्टीज का कि आखिर क्या चल रहा है पीएम केयर फंड के अंतर्गत, उसे जानने के लिए उसकी ट्रांसपेरेंसी को लेकर भी सवाल उठा के गए कि किस तरह से कि फंड जो हैंडल किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, इसको लेकर उठाया गया। तो ये सारा इशू था, इसकी वजह से जो याचिका दायर की गई थी। लेकिन चूंकि ये चैरिटेबल ट्रस्ट है तो यह किसी के लिए जवाबदेही नहीं है, तो ये खुद पीएमओ ऑफिस खुद इसको देखता है, और आरटीआई एक्ट के अंतर्गत ये नहीं आता है। ये डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंतर्गत रखा गया जो कि डिजास्टर्स को टैकल करने के लिए सिचुएशन है, तो उस चीज़ को रखा गया था। इसमें दो फंड्स पे सवाल उठाया गया था, एक पीएम केयर फंड और दूसरा प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड। तो इसको लेकर सवाल उठाया गया था, तो दोनों को लेकर ये चीज़ें चल रही हैं, तो ये पूरा इशू है। अब हम आपको बताते हैं पीएम केयर फंड के बारे में। तो ज़रा इशू तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो पीएम केयर फंड के बारे में हम आपको बताते हैं। देखो पीएम केयर फंड का पूरा नाम क्या है। पीएम केयर फंड यानी प्राइम मिनिस्टर सिटीजन्स असिस्टेंट रिलीफ एंड इन इमरजेंसी सिचुएशन, यानी प्राइम मिनिस्टर सिटीजन्स असिस्टेंट रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन। तो ये पीएम केयर फंड का पूरा नाम है। इसको याद लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में आ सकता है, ये नाम पूछे जा सकते हैं आपसे पीएम केयर फंड के बारे में। तो देखिए पीएम केयर फंड क्या था, सेटअप किया गया था कि जिससे कि डोनेशन को एक्सेप्ट किया जा सके, जिससे कि जो भी रिलीफ दी जा सकती है कोविड-19 पैंडेमिक के समय में, और इस तरह की बाकी का कोई इमरजेंसी सिचुएशन आती है तो उसमें फंड्स हम सरकार के पास पर्याप्त हो, इसलिए इस तरह का एक फंड रेजिंग इवेंट रखा गया था। अब इसको सेटअप किया गया था एक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट की तरह, और इसमें जो ट्रस्ट डीड था वो रजिस्टर्ड किया गया था 27 मार्च 2020 को। देखिए हुआ क्या था, 23 मार्च 2020 को क्या हुआ था कि गवर्नमेंट ने नेशनल लॉकडाउन लगाया था। आपको याद ही होगा, आपको वो समय तो याद ही रहा होगा कि इस समय सड़कों पर सन्नाटा छा गया था। तो ये 23 मार्च 2020 का ही समय था, और 27 मार्च को इस ट्रस्ट को बनाया गया था, इसको रजिस्टर्ड किया गया था। अब इसमें क्या था कि इसमें डोनेशंस को रखा गया, जो कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन से भी आ रहे हैं उसको भी रखा गया, और साथ ही साथ जो डोनेशंस आते हैं फंड्स के लिए उसको भी रखा गया, और इन सारे जो डोनेशन आए उनको 100% टैक्स एग्जम्पशन रखा गया, क्योंकि सरकार ने कह दिया कि उसमें किसी भी तरीके का कोई भी टैक्स नहीं लेंगे। लेकिन सरकार इस तरह के टैक्टिक्स इसलिए अपनाती है, देखिए सुनने में तो अच्छा नहीं लगता कि आखिर पैसा कोई दे रहा है और उसके बारे में हमें उसके टैक्स के रिलेटेड हमारे पास ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, या हम उसकी जवाबदेही नहीं है उस बंदे की कि जो बंदा पैसा जमा कर रहा है। लेकिन चूंकि इसको टैक्स एग्जम्पशन सरकार इसलिए ऐसा रखती है क्योंकि ये जनता की भलाई के लिए ये पैसा काम में आएगा। और अगर कोई चीज़ भलाई के लिए काम में आ रही हो, खासतौर पे जब कोविड-19 सिचुएशन की बात है जहाँ कई जानें दांव पे लगी हुई हैं, या इस तरह का कोई भी डिजास्टर, चाहे मैन मेड डिजास्टर आ जाता है, चाहे कोई टेररिस्ट अटैक हो जाता है, या कोई भी इस तरह की घटना होती है जहाँ पे पीएम अपनी बुद्धि से उसको सिचुएशन को टैकल करके और पर्याप्त चीज़ें को फिर से सुचारू रूप से सही कर सके। तो जैसे आप देखते होंगे कि कई बार ऐसा होता है कि टेररिस्ट अटैक्स हो जाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि कई टेररिस्ट लोग पूरे पुल को उड़ा देते हैं, नक्सलवादी भी ये काम करते हैं। तो इस तरह की सिचुएशन में क्या होता है कि वो चीज़ तो हो, घटना तो घट गई, लेकिन अब उसमें फंड्स की जरूरत पड़ती है जिससे दोबारा से उस पुल को मेंटेन किया जा सके जिस पुल को अटैक में उड़ाया गया है। तो इस तरह की ये जो मैं आपको बता रहा हूँ टेररिस्ट अटैक, ये मैन मेड में आता है। देखिए इसमें दो चीज़ें हैं। अगर डिजास्टर की बात करें तो डिजास्टर दो तरीके की होती हैं। एक डिजास्टर होता है आपका जो है मैन मेड होता है, और दूसरा डिजास्टर जो होता है वो आपका नेचुरल होता है। तो ये जो पैंडेमिक है ये इसको नेचुरल के तहत रखा गया, क्योंकि आखिर मैन मेड इसके, हालांकि देखा जाए तो चाइना से ये आया, लेकिन इसके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है, तो इसको नेचुरली रखा गया। और लेकिन जो टेररिस्ट अटैक इस तरह के जो भी चीज़ें होती हैं वो मैन मेड के अंतर्गत आती हैं। तो इस वजह से पीएम केयर फंड बहुत ही जरूरी है, और इसमें जो भी कॉन्ट्रीब्यूशन मिला, जो भी पैसे मिले, क्योंकि सरकार का टारगेट है यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा फंड को इकट्ठा करना, और जब ज़्यादा से ज़्यादा फंड को इकट्ठा करना हो तो अगर हम टैक्स उसमें जितनी ज़्यादा छूट देंगे उतने ज़्यादा लोग आगे बढ़ेंगे पैसे जमा करने के लिए। तो इसलिए सरकार ने फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन को भी ध्यान में रखा, और साथ ही जो डोनेशंस मिल रहा है उनको भी ध्यान में रखा, और उन सभी को 100% टैक्स एग्जम्पशन किया, यानी कि उस पर किसी भी तरीके का कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। तो इसको रखा। अब देखिए पीएम केयर फंड है, इसको डिफरेंट है
प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड से। अभी क्या डिफरेंस है इसके बारे में आपको बाद में बताएंगे। अगर आप बोलेंगे तो प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड पे हम एक अलग वीडियो बना देंगे, पर अभी हमारा पूरा फोकस पीएम केयर फंड की तरफ होगा। अब देखिए, पीएम केयर फंड जो है वो रजिस्टर्ड किया गया है पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट की तरह, मैंने आपको पहले ही बताया। अभी हाल ही में क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने आरटीआई रिक्वेस्ट पर पीएम केयर फंड के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन थी उसको शेयर करने से मना कर दिया, और पीएम केयर फंड को और कहा गया कि ये चूंकि ये, और इसमें रीज़न ये दिया कि ये पब्लिक अथॉरिटी नहीं है, ये पब्लिक अथॉरिटी नहीं है, ये पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है, इसके लिए जवाबदेही नहीं है पीएम केयर फंड की। आरटीआई के अंतर्गत कोई भी क्वेश्चन पूछे तो सरकार उसका जवाब नहीं दे सकती, सरकार उसका जवाब नहीं देगी तो इसके लिए सरकार उसका जवाब देने के लिए बाध्य नहीं है। तो ये है, तो इसलिए मना कर दिया। और साथ ही साथ ये ट्रस्ट डीड का ये जो ट्रस्ट है पीएम केयर फंड, ये रजिस्टर्ड हुआ है अंडर द रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के तहत इसको रजिस्टर्ड किया गया है इस ट्रस्ट को। तो इसका देखिए, ये पूरा ट्रस्ट की तरह ये फॉर्म काम कर रहा है। तो जो ट्रस्टीज होते हैं पीएम केयर फंड के वो कौन होते हैं? देखिए, पहले प्राइम मिनिस्टर होता है, प्राइम मिनिस्टर होते हैं एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। देखिए, जहाँ पे भी आप एक्स ऑफिशियो देखिए कि एक्स ऑफिशियो को हिंदी में कहते हैं पदेन। पदेन का मतलब क्या होता है? पदेन का मतलब कि जैसे मान लीजिए कि अभी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी जी, अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं, ठीक है। तो अब क्या है कि मोदी जी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, तो अभी मोदी जी हैं तो मोदी जी इसके चेयरपर्सन हो गए। अब कल को मान लीजिए कुछ ऐसा हुआ कि प्रियंका गांधी हो गई, मान के चलिए, वैसे ऐसा होगा नहीं लेकिन अब कुछ कहा नहीं जा सकता। तो प्रियंका गांधी कल को अगर हमारी जो है पीएम हो गई तो प्राइम जो प्रियंका गांधी है वो इस फंड की वो हो जाएंगी, चेयरपर्सन हो जाएंगी। और देखिए, मैं आपको एक बात और बता दूं पॉलिटिक्स की, कि हालांकि हम यहाँ पॉलिटिक्स की पॉलिटिकल बातें नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको एक बात और बता दूं कि अब क्योंकि बात उठ गई है इसलिए मैं बता रहा हूँ कि अगर आज अपोजिशन जो है इसी पीएम केयर फंड के लिए सवाल उठा रही है, पीएम केयर फंड के लिए कि पीएम केयर फंड है, तो इसके लिए अभी अपोजिशन पार्टी जो है वो काफ़ी सवाल उठा रही है। लेकिन एक बात मैं बता दूं, अगर मान लीजिए कल को मोदी जी हट गए और कांग्रेस पार्टी अगर सत्ता में आई और चाहे प्रियंका गांधी बनी, चाहे प्रियंका गांधी जिस तरह से प्रियंका गांधी मान लीजिए कि खुद बनी पीएम या किसी और को उन्होंने पीएम बनाया, तो उस केस में देखिएगा कि ये फिर इसकी बात नहीं करेंगी, वो इस फंड की बात नहीं करेंगी कि इस फंड में क्या है, इस फंड में क्या चल रहा है, कैसे है, क्या है, इस फंड के बारे में वो कोई भी चर्चा नहीं करेगी, कोई भी अपोजिशन पार्टी काम नहीं करेगी। तब देखिएगा कि ये तब बीजेपी ही उल्टा जो है इस पर सवाल उठाएगी, बीजेपी अपोजिशन हो जाएगा और बीजेपी आरटीआई दाखिल करेगी इसके लिए। और अभी क्या है कि कांग्रेस और इस तरह की पार्टी या इस तरह की पार्टी से इन्फ्लुएंस हुए लोग ये काम करते हैं। हालांकि इसका कोई ठोस सबूत नहीं जो मैं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ कि एक्चुअल में ऐसा तो अपोजिशन पार्टी इसका काफ़ी विरोध कर रही, तो निश्चित ही बात अपोजिशन पार्टी कांग्रेस ही है, तो कांग्रेस अभी दाखिल करेगी। लेकिन जब कांग्रेस सत्ता में आएगी तब बीजेपी इसके लिए आरटीआई दाखिल करेगी। तो ये चीज़ें चलती रहती हैं, पॉलिटिक्स है, खैर हम लोग उस पर नहीं चलते, हम लोग पीएम केयर फंड को समझते हैं। जो पीएम केयर फंड होता है वो प्राइम मिनिस्टर के उसका चेयरपर्सन होते हैं एक्स ऑफिशियो, का मतलब होता है पदेन, यानी कि अगर उसकी जगह कोई अपोजिशन पार्टी का कोई बंदा आ जाता है तो वो उसका हो जाता है। और देखिए, अब इसमें पीएम केयर फंड में इसमें एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होते हैं पीएम के अलावा। इसमें कौन कौन से? मिनिस्टर ऑफ डिफेंस हैं, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स यानी गृह मंत्रालय, और मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस यानी कि वित्त मंत्रालय इसमें इन्वॉल्व है। और साथ ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो एक्स ऑफिशियो ट्रस्टी होती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो एक्स ऑफिशियो ट्रस्टी, यानी कि इसका जो ट्रस्ट का जो मेन जिम्मेदारी है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है। तो ये है, तो ये ट्रस्ट का पूरा है, यानी कि इसमें आप सीधी तरह से याद रख लीजिए कि पीएम होते हैं इसके चेयरपर्सन, उसके बाद जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और मिनिस्ट्री ऑफ MHA मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ये और साथ ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो एक्स ऑफिशियो ट्रस्टी इस फंड की। अब यहाँ एक और बात बताऊँ, पीएम चेयरपर्सन है इसके, तो ये नॉमिनेट कर सकते हैं 3 ट्रस्टीज़ को, जो कि 3 ट्रस्टी बोर्ड के जो होते हैं वो, और साथ ही साथ कोई भी इमिनेंट पर्सन जो होते हैं, जो कि 3 ट्रस्टीज़ होते हैं मुल्क के, जो कि 3 ऐसे लोगों को पीएम चाहे तो नॉमिनेट कर सकते हैं अपने बोर्ड में, जिसमें जो कि रिसर्च के फील्ड से हों या हेल्थ के रिलेटेड फील्ड से हो, साइंस से रिलेटेड फील्ड से हो, सोशल वर्क से रिलेटेड हो, लॉ से रिलेटेड हो, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड हो, या फिलैंथ्रोपी यानी कि चैरिटी वगैरह ज़्यादा करते हो, या लोगों की भलाई के लिए ज़्यादा काम करते हो, उन लोगों को लग सकते हैं इसके अंदर। अब ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं, आखिर एम क्या है? ऑब्जेक्टिव मतलब बेसिकली होता है एम, या इसका लक्ष्य जो होता है वही चीज़ आती है ऑब्जेक्टिव के अंतर्गत। तो इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि जो सपोर्ट करना, इसका मेन तो है, इसका देखिए मेन तो पूरा इसका जो एक बेस है पीएम केयर फंड का, वो पूरी तरह से सपोर्ट पर बेस है। तो सपोर्ट देना, किसमें सपोर्ट, रिलीफ कार्यक्रम जितने भी होते हैं उसमें सपोर्ट देना, जो भी राहत कार्य होते हैं उनके लिए सपोर्ट देना, और साथ ही साथ किसी भी तरीके का, अगर किसी भी तरीके का असिस्टेंट या सहयोग देना, अगर पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी की सिचुएशन आए या किसी भी तरीके की ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन हो, या कोई भी कैलेमिटी आए, कोई डिजास्टर आए, कोई डिस्ट्रेस आए, कोई या मैन मेड या नेचुरल, जैसे मैंने आपको बताया था डिजास्टर 2 तरीके के होते हैं, एक नेचुरल होते हैं, एक मैन मेड होते हैं। तो इसमें मैन मेड आए या चाहे नेचुरल आए तो उनको ध्यान में रखते हो, और साथ ही साथ ऐसे क्रिएशन करने का, अपग्रेडेशन करने का हेल्थ केयर
और फार्मास्यूटिकल फैसिलिटीज़ होती हैं उनको, और साथ ही साथ जो नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर और फंडिंग रिलेवेंट रिसर्च या किसी भी तरीके के इस टाइप के सपोर्ट्स होते हैं वो प्रोवाइड कराना इस फंड की तरह इसका मेन लक्ष्य है। और इसके साथ ही साथ इसका लक्ष्य क्या है, फाइनेंशियल असिस्टेंस देना, यानी पैसे की पूरी तरह से पैसे की कमी ना हो कहीं, इसका ध्यान देना। साथ ही साथ ग्रांट्स ऑफ पेमेंट्स ऑफ मनी, ग्रांट देना, जिससे कि मैंने आपको जैसे बताया कि पेमेंट जिस तरह से आती है उसका पूरी तरीके से उसकी व्यवस्था बना के रखना, और इस तरह के बाकी के स्टेप्स लेना जो कि बहुत ही ज़रूरी हैं बोर्ड ऑफ ट्रस्टी के द्वारा, जिससे कि जो अफेक्टेड पॉपुलेशन है, यानी कि जो भी डिजास्टर हुआ है या जो भी पैंडेमिक की सिचुएशन आई है, जो भी उससे अफेक्टेड लोग हैं उनको पूरी तरीके से उनके सहयोग करना, उनकी मदद करना, ये इसका मेन लक्ष्य है। अब फीचर्स की बात करते हैं कि आखिर अब पीएम केयर्स फंड में क्या क्या फीचर्स हैं, इसके क्या क्या नियम कानून हैं। फीचर्स में अक्सर वही आते हैं जो नियम कानून होते हैं वही आते हैं इसमें। तो पीएम केयर फंड जो है वो एक्सेप्ट कर सकता है वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन, यानी कोई चाहे तो अपनी मर्जी से पैसा दे सकता है। तो ये इंडिविजुअल भी हो सकता है, यानी मैं और आप में से कोई एक हो सकता है, या कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, जैसे मान लीजिए कि टाटा ग्रुप हो सकता है या अडानी ग्रुप हो सकता है, तो ये भी ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है। और ये जो भी कंट्रीब्यूशन करेंगे, तो अब आप सोच रहे होंगे कि कंट्रीब्यूशन आगे कोई भी कॉर्पोरेट सेक्टर इसमें क्यों इन्वॉल्व होगा, तो उसका कारण होता है कॉर्पोरेट सेक्टर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, CSR कहते हैं उसको। CSR देखिए, CSR को मैं आपको सिंपल टर्म्स में बता दूं कि CSR होता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे नाम से ही पता चल रहा है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी समाज की रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉर्पोरेट अपने ऊपर ले रहा है। तो ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा अक्सर जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जैसे टाटा ग्रुप हो गई, या आपके जो है अडानी ग्रुप हो गया, या रिलायंस ग्रुप हो गया, ये ऐसा करते हैं। ये तो मैं बड़े बड़े नाम ले रहा हूँ, इसमें छोटे भी हो सकते हैं, अनअकैडमी भी इसमें हो सकता है, इसमें और भी अगर देखा जाए तो और भी ऑर्गेनाइजेशन हो सकते हैं, वो भी इसमें भाग ले सकते हैं। तो इसका मेन कारण होता है कि छवि को सुधारना, मतलब वो ये दिखाते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के प्रोग्राम के तहत, ये उनकी तरह से एक उनका पॉलिसी होती है प्राइवेट सेक्टर की जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उनकी ये पॉलिसी होती है, जिससे वो ये दिखा सके कि वो वर्ल्ड को एक बेटर प्लेस बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं, और इससे उनको इनकम टैक्स में भी काफ़ी छूट मिल जाती है। तो ये सारी चीज़ें ये इनकी जो पूरा फ्रेमवर्क होता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का, तो इसके तहत कोई भी कंपनी होती है उनका कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, या वो भी पैसे जो भी जमा करने हैं वो जमा करते हैं इसमें। तो इसमें जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में कंपनीज आते हैं, और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो ऑर्गेनाइजेशन है वो आती हैं। अब देखिए, कोई भी कंट्रीब्यूशन जो इसमें बनाया जाता है या किसी भी तरह के फंड का कंपनी का या PSU के द्वारा, उसे CSR के जो नियम कानून होते हैं उसके अंतर्गत उसको क्वालिफाई होना चाहिए जो भी एक्सपेंडिचर इसमें कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी इसमें मतलब पैसा दे सकता है, जो कि CSR जो क्वालिफाई कंपनी होगी सिर्फ वही पैसा दे सकती है आखिर। और CSR की पूरा जो जिक्र किया गया है वो कंपनीज एक्ट 2013, कंपनी सेक्रेटरी होते हैं उनको काफ़ी पता होता है, CS होते हैं उनको इनके बारे में काफ़ी पता होता है। तो कंपनीज एक्ट 2013 के अंतर्गत नियम कानून जो भी है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के, उनके अंतर्गत उस कंपनी को क्वालिफाई होना चाहिए, उसके सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को उसको पूरा किया होना चाहिए। अब देखिए, जो भी कंट्रीब्यूशन होता है पीएम केयर फंड में वो 100% एग्जेम्प्ट होता है इनकम टैक्स से, अंदर सेक्शन 80 क्लॉज जी के अंतर्गत, जो कि इनकम टैक्स का एक्ट 1961 के अंतर्गत आता है। और ये उनके लिए आता है जो कि ओल्ड टैक्स स्लैब को फॉलो किए हुए हैं। मतलब पीएम केयर फंड में अगर कोई ऐसा बंदा या कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन पैसे दे रहा है जो कि ओल्ड टैक्स स्लैब से, ओल्ड टैक्स स्लैब्स का क्या मतलब है, जैसे कि आपको पता होगा कि इसमें GST जब लागू हुआ था तो उसके पहले जो टैक्स वगैरह दिए जाते थे वो सारे उसको ओल्ड टैक्स स्लैब में रखा गया, और जो न्यू टैक्स स्लैब है उनको अलग रखा गया। तो जो लोग ओल्ड टैक्स स्लैब के अंतर्गत आ रहे हैं वो सारी चीज़ें, वो जो है आप बोलेंगे तो GST पर वीडियो बना के टैक्स स्लैब जो भी होते हैं उनके बारे में आपको पूरा डिटेल बता देंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो उसे मैं बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करना चाह रहा हूँ, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी इसमें इतने सारी चीज़ें होती हैं कि अपने आप ही वीडियो इतनी लंबी हो जाती है, तो मैं इतना लंबा नहीं करना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं डिटेल नहीं बताऊंगा। तो मैं बस इतना बता दे रहा हूँ कि पीएम के कंट्रीब्यूशन फंड जो होता है वो इनकम टैक्स सेक्शन 80 क्लॉज जी के IT एक्ट 1961 के तहत ओल्ड टैक्स स्लैब में जिसने भी मतलब चूज़ किया है उसको 100% टैक्स फ्री उसको रखा जाएगा। और साथ जो पीएम केयर फंड है उसको भी इनकम टैक्स फ्री रखा जाएगा। और जो न्यू टैक्स स्लैब है उनके जो जिन्होंने न्यू टैक्स स्लैब को चुना है तो उनको न्यू टैक्स स्लैब को चुना है तो वो इनकम IT एक्ट 1961 के क्लॉज सेक्शन 80 क्लॉज 23 सब क्लॉज C, इसको ऐसे पढ़ा जाता है सेक्शन 10 और ब्रैकेट में जो है उसके बाद क्लॉज 23, और उसके बाद भी अगर ब्रैकेट है तो वो सब क्लॉज C के अंतर्गत आएगा। उसके अंतर्गत जो इनकम टैक्स उसमें देना है सेक्शन 10 क्लॉज 23 सब क्लॉज C, इनका IT एक्ट 1961 के तहत उनको भी छूट दी गई है नए टैक्स स्लैब के अंतर्गत। और फीचर क्या है इसके, देखिए पीएम केयर फंड जो है वो रिसीव करती है जो भी एग्जेम्पशन करने का जो भी सारे प्रोविजंस होते हैं वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन
रेगुलेशन एक्ट यानी FCRA, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, हमारी वीडियोस को देखते तो आपको इसके बारे में पता होता, नहीं तो आप और भी चैनल्स देख सकते हैं इसके लिए, जिसे FCRA के बारे में जानकारी ले सके आप। लेकिन FCRA के बारे में आपको एक बात मैं बता दे रहा हूँ, मैं यहाँ पे डिटेल बता दे रहा हूँ कि जो PM केयर फंड है वो रिसीव कर सकता है एग्जाम्पशन, जो कि जितने भी ऑपरेशन या जितने भी प्रोविजंस है FCRA के, उसके अंतर्गत इससे बाहर है PM केयर फंड। तो FCRA होता क्या, FCRA में अभी जो नया नियम, अभी हाल ही में नया नियम बनाया था फाइनेंस मिनिस्टर ने, हमारे निर्मला सीतारमण जी ने बनाया था। तो इसमें FCRA के तहत उन्होंने बताया था कि अगर कोई भी फॉरेन से पैसा आ रहा है हमारे देश में, तो उस पर जो उसको दिखाना पड़ेगा उसको, और उस पर टैक्स भी देना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें थी फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड, जो भी डोनेशन आ रहे हैं, जो भी चीज़ें आ रही हैं। पर PM केयर फंड को इससे बाहर रखा गया, यानी कि अगर PM केयर फंड में कोई विदेश से भी पैसा भेजता है तो उसको FCRA के अंतर्गत उसको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है, और उसको ना ही उसको किसी को शो करने की जरूरत है। तो ये सारी चीज़ें। अब जो फॉरेन डोनेशंस होते हैं वो एक्सेप्ट किए जाएंगे किसी भी इंडिविजुअल या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जो कि फॉरेन कंट्रीज़ में हैं। वो फॉरेन क्रेडिट के द्वारा दे सकते हैं, वो डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से दे सकते हैं, डेबिट कार्ड से पैसा दे सकते हैं, और साथ ही साथ वायरलेस ट्रांसफर जो होता है उससे भी, वायर ट्रांसफर दे सकते हैं, या स्विफ्ट से भी दे सकते हैं। देखिए स्विफ्ट क्या होता है, देखिए जैसे आपने सुना होगा, जो हम लोग जो पैसा एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में मतलब भेजते हैं, तो स्विफ्ट जो होता है, ये स्विफ्ट क्या करता है कि जो फॉरेन से पैसा हमारे देश में आता है, जो फॉरेन कंट्रीज से पैसा हमारे देश में आता है, वो एक स्विफ्ट नंबर होता है, एक स्विफ्ट नंबर होता है, जो कि इंटरनेशनल नंबर में स्विफ्ट का यूज़ किया जाता है। तो जैसे हम लोग अपने देश में क्या यूज़ करते हैं, IFSC कोड आप सुने होंगे ना, कि जैसे कि अगर किसी को पैसा भेजना हो तो उसका आपको, अगर आप उसको UPI के थ्रू नहीं भेज रहे हैं, तो आपको उसका अगर किसी को पैसा भेजना है अपने किसी दोस्त यार को, तो आपको सबसे पहले उसका अकाउंट नंबर चाहिए, उसके बाद उसका जो है IFSC कोड चाहिए, कि मतलब किस बैंक में वो है, तब जाके आप उसको पैसा भेज पाते हैं। तो यही IFSC की जगह, ये IFSC तो इंडियन है, कि अगर इंडिया से आप इंडिया में ही पैसे भेज रहे हैं तो ये उसके लिए है। लेकिन अगर आप फॉरेन से इंडिया में पैसा भेज रहे हैं, या इंडिया से फॉरेन में पैसे भेज रहे हैं, तो वहाँ पे IFSC कोड नहीं होगा, वहाँ पे स्विफ्ट कोड होगा। तो ये होता है, उम्मीद करता हूँ आपको पता समझ गए होंगे स्विफ्ट कोड क्या है। तो आप कोई क्रेडिट कार्ड से पैसा फॉरेन से PM केयर फंड में दे सकता है, कोई डेबिट कार्ड से पैसा दे सकता है, कोई वायर ट्रांसफ़र कर सकता है, कोई स्विफ्ट के थ्रू दे सकता है। और ये जो PM केयर फंड पोर्टल है, इस पे जाके, इसके होम पेज पे जाके, इस पे फंड रेजिंग का इस पे पूरा जो है वेबसाइट रहती है, तो उसके थ्रू ये पैसा PM केयर फंड में जितना चाहे उतना डोनेट कर सकता है। और एक बात और बता दूं, देखिए जब फंड है तो ऑडिटिंग भी होगी इसकी, तो इसको ऑडिट जो किया जाता है, इसकी पूरी जो जांच पड़ताल की जाती है, वो इंडिपेंडेंट ऑडिटर करते हैं, मतलब वो कैग के द्वारा नहीं किया जाता है। तो कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इसका नहीं करता, क्योंकि ये कोई गवर्नमेंट एंटिटी नहीं है, ये PM केयर फंड एक ट्रस्ट है, तो इसे इंडिपेंडेंट ऑडिटर करते हैं। और ये जो ट्रस्टीशिप की जो मीटिंग हुई थी, ट्रस्टीज और फंड इनकी जो आपस में इनकी सेकंड मीटिंग हुई थी 23 अप्रैल 2020 को, इन्होंने डिसाइड किया था कि ये अपॉइंट करेंगे ये जो टीम है, सार्क टीम। देखिए सार्क टीम जो है, सार्क टीम एक ऑर्गेनाइजेशन है, सार्क टीम एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है। ये ठीक उसी तरह ये कंपनियों की ऑडिटिंग करती है, ये खासतौर पे जितने भी बिजनेसेस होते हैं उनकी ऑडिटिंग करती है। और उनको उन्होंने कहा, ऑडिटिंग का मतलब होता है कि उसकी पूरी जांच पड़ताल करना उस कंपनी का, कि उस पैसे उसने कहाँ उन्होंने पैसे खर्च किए, किस तरह से उनकी पॉलिसी क्या है, तो ऑडिटिंग पूरी करती है, उनकी पूरी जाँच पड़ताल करती है। ये काम सार्क टीम करती है। और सार्क टीम एक प्राइवेट कंपनी है। सार्क टीम, ये सार्क एसोसिएट्स नाम से है ये। तो इसको ऑडिटिंग करने के लिए PM केयर फंड को दिया गया, और इसके एसोसिएट और इसके चार्टर अकाउंटेंट्स और न्यू दिल्ली को इसको रखा गया एज ए ऑडिटर ऑफ PM केयर फंड 3 साल के लिए रखा गया। क्या को नहीं, देखिए जो इसकी जो जिम्मेदारी दी गई 23 अप्रैल 2020 को जो सेकंड मीटिंग हुई थी, जिसके भी PM केयर फंड के ट्रस्टीज़ हैं, उनको सार्क टीम के द्वारा, सार्क एसोसिएट्स के द्वारा उनको 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। तो ये कि फंड की ऑडिटिंग यही करेंगे हर साल। और ये वही फर्म है जो कि जिसके हेड है सुनील कुमार गुप्ता, जो कि PM नेशनल रिलीफ फंड को भी ऑडिट करते हैं। तो ये वही फर्म है जो कि सुनील कुमार गुप्ता जो ऑडिट करते हैं। तो यही PM नेशनल फंड है। ये सारे फीचर्स थे इसके। अब एक बात और बता दूं कि 2021 में क्या हुआ, 2021 में दिल्ली हाई कोर्ट ने को इन्फॉर्म किया गया कि PM केयर फंड जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फंड नहीं है। ये दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला कि PM केयर फंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फंड नहीं है, और इसीलिए जो इसका अमाउंट जो भी कलेक्ट किया जाता है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में नहीं जाएगा। तो जब ये कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फंड ही नहीं है, जब इसमें कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में पैसे जा ही नहीं रहे हैं, तो आखिर फिर क्या मतलब, फिर
इस पर कोई भी किसी भी तरीके का RTI कोई दाखिल करे तो इसके बारे में इन्फॉर्मेशन देने के लिए सरकार बाध्य नहीं है। तो ये है, और इसकी ऑडिटिंग हो ही रही है, बाकायदा उसको SAG टीम कर रही है, तो ये काफ़ी क्वालिफाइड टीम है। तो अब ये सारे दिल्ली हाई कोर्ट ने इस पर PM केयर फंड पे अपना व्यू दिया। तो उम्मीद करता हूँ कि PM केयर फंड के बारे में ये हमारी वीडियो थी, आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हमें कमेंट करके अपने डाउट्स पूछिएगा, हम उसके जवाब जरूर देंगे। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी हिट कीजिएगा, और हमारी वीडियो समय समय पे यहाँ पे अपलोड होती रहती है, तो अगर आप बेल आइकन हिट किए रहेंगे तो आपको नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, हम आपके कमेंट का पूरा इंतजार रहेगा। हम देखना चाहते हैं कि आपके व्यू क्या है, और अगर कोई आपको लगता है कि इसमें कोई चीज़ ऐसी है जो कि हमारे चैनल पे आपको ठीक नहीं लग रही है, तो आप उसकी अपनी शिकायतें भी आप वहाँ पे लिख सकते हैं एकदम ओपनली, जिससे कि हम उस पर काम करके मैं और मेरी टीम उस पर काम करें, और वो जो भी उसकी दिक्कतें हैं उसको दूर करें, जिससे कि आपको किसी भी वीडियो को प्राप्त करने में किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना हो, और आपको एकदम रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन मिले। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमारे साथ चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।